प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 12वीं जो कक्षा है, बोर्ड की परीक्षा होती है, सीबीएसई के तहत उनकी परीक्षा होती है। उसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन है सीबीएसई का, वो एक पेपर आयोजित करवाता है जिसका कोड 841 है, योग सब्जेक्ट का है। वो कैसा पेपर आता है, कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनके ऑप्शंस होते हैं और कैसे हम उनको सोल्व करें। तो देखिए, इससे पहले हम जो 11वीं और 12वीं कक्षा में योग सब्जेक्ट 841 कोड का जो पढ़ाया जा रहा है, उसके सिलेबस की हम चर्चा अलग वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम +2 में यानी सीबीएसई जो 12वीं की परीक्षा होती है, उसमें सब्जेक्ट कोड 841 यानी योग सब्जेक्ट जो होता है, उसका पेपर कैसा आता है। तो जो 2023 और 24 में परीक्षा आयोजित हुई थी सीबीएसई की 12वीं कक्षा की योग के पेपर की, उस पेपर को आज हम स्टडी करेंगे, उस पेपर को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, दोनों लैंग्वेज में होता है ना। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में होता है प्योर या अंग्रेजी में होता है, दोनों लैंग्वेज में होता है। इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान पेपर होता है। हम पहले वीडियो में जान चुके हैं सिलेबस के बारे में कि पार्ट ए और बी जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, 50 मार्क्स का होता है, और पार्ट जो सी होता है वो भी 50 मार्क्स का होता है और वो प्रैक्टिकल होती है ना। तो देखिए, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है 50 मार्क्स का, उसमें 10 मार्क्स की स्किल यूनिट होती हैं और 40 मार्क्स का योग से रिलेटेड होता है। तो देखिए, 2 घंटे का ये पेपर होता है और मैक्सिमम 50 मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शन की मैं अगर बात करूं तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको केयरफुली, सावधानीपूर्वक आप पढ़ लीजिए। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चंस इन 2 सेक्शंस, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी है। इसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं जिनमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 21 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेयर सेक्शन बी कंटेन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यानी जो सेक्शन ए है उसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। जो बी है, बी सेक्शन है, वो सब्जेक्टिव है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब अगला इंस्ट्रक्शन क्या है? आउट ऑफ द गिवन 5 + 16 = 21 क्वेश्चंस, ए कैंडिडेट हैज टू आंसर 5 + 10 = 15। यानी 21 क्वेश्चंस में से 15 प्रश्नों का कुल उत्तर देना है, आंसर देना है आपको। क्वेश्चन इन द अलॉटेड मैक्सिमम टाइम ऑफ 2 आवर, यानी 2 घंटे के अंदर आपके पास टोटल 21 प्रश्न है, उनमें से 15 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी एक सही सीक्वेंस में ही आपको उनको हल करना है। तो देखिए, सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है, 24 मार्क्स का है, यानी 50 में से 24 मार्क्स सेक्शन ए के हैं। तो इसमें बता रखा है दी सेक्शन हैज़ 5 क्वेश्चंस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, जो जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं उनके अनुसार आपको पेपर को हल करना है। मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन अगेंस्ट इच क्वेश्चन या पार्ट, प्रत्येक जो क्वेश्चन है या उसका जो भाग है, पार्ट है, उसके साथ मार्किंग भी की गई है, यानी कौन सा प्रश्न है या कौन सा जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का है। तो ये अच्छी बात है। एक एक चीज़ यहाँ पर, सेक्शन जो बी है वो सब्जेक्टिव टाइप है, यानी इसमें ये 26 मार्क्स का है। तो दिस सेक्शन कंटेन 16 क्वेश्चन है। ए कैंडिडेट हैज़ टू डू 10 क्वेश्चन, यानी 16 में से आपको 10 प्रश्न करने हैं। और डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन, जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनका आपको पालन करना है, उन्हीं के अनुसार आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन या पार्ट, यानी प्रत्येक भाग या प्रत्येक क्वेश्चन के सामने मार्क्स भी दिए गए हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो चलिए, आपके समक्ष सेक्शन ए आ चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं।
तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे, समझेंगे उसको अच्छी तरह से ना। तो देखिए, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। क्योंकि हमारा जो पहला पार्ट है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो पार्ट ए है, हमने सिलेबस में जाना था, वो टोटल 10 मार्क्स का है। ठीक, पार्ट ए है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, है ना, वो कितने मार्क्स का है? ओनली 10 मार्क्स का है। 40 मार्क्स योग के हैं। तो 10 मार्क्स में क्या है कि इसमें 4 क्वेश्चंस करने हैं 6 में से। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ये पहले भी मेंशन कर दिया है और क्वेश्चन के सामने भी मार्क्स मेंशन किए गए हैं। तो देखिए, हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम का जो पेपर है वही सोल्व कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में आपको साथ बताता रहूँगा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बायोलैंग्वेजली हम इसको सोल्व करेंगे, आप समझ भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो निसंदेह निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आंसर एनी 4, ये तो हमने पढ़ लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है, योर ब्रदर इज हार्ड वर्किंग एंड ऑर्गेनाइज्ड, विच पर्सनैलिटी ट्रेट ही एग्जिबिट्स। तो देखिए, इसका मतलब हो गया, आपका जो भाई है वो मेहनती है और व्यवस्थित है। तो व्यक्ति कौन सा व्यक्तित्व गुण वो प्रदर्शित करता है ना, उसमें कौन सा गुण है, कौन सा व्यक्तिगत गुण है उसमें, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। यानी आपका जो भाई है वो अच्छी मेहनत करता है, अच्छा व्यवस्थित है, संतुलित है, सेट है, तो उसमें कौन सा व्यक्तित्व गुण है ना। तो एक्स्ट्रावर्जन है वो, एक्स्ट्रावर्जन यानी बहिर्मुखी टाइप का व्यक्ति होता है ना, बहिर्मुखी, तो उस तरह का व्यक्ति है। या दूसरा हम कहें इसको कंसिचियनस, है ना, कंसिचियनस, वो उस प्रकृति का व्यक्ति है। या तीसरा एग्रीडिएबल है। या चौथा इमोशनेबल स्टेबिलिटी है। तो देखिए, जो पहला एक्स्ट्रावर्जन वो है नहीं, यानी बहिर्मुखी बहुत ज़्यादा नहीं है ना। या कंसियंशियसनेस, तो वो है। इस शब्द का मतलब क्या है? कंसिशियसनेस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ वो व्यक्ति है, कंसिशियसनेस। तो देखिए, वो कर्तव्य निष्ठा पूरक व्यक्ति है, यानी वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कहते हैं ना, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है वो, ऐसा व्यक्ति है वो, है ना। एग्रीवेल्स भी नहीं है। मतलब एग्रीवेल्स को क्या कहेंगे हम हिंदी में, कि वो मतलब बहुत ज़्यादा लालची टाइप का व्यक्ति भी नहीं है, और इमोशनल भी वो नहीं है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इफ द सेल फ्रॉम ए टू बी 5 आर सेलेक्टेड, देन द रेंज ऑफ सेलेक्टेड सेल्स इज रेफर्स एज। तो देखिए, ये टफ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है, A1 से B5 इसमें पहले ही दे रखा है। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि आपको 6 क्वेश्चन में से बता रखा है ना ये, कोई 4 करने हैं, तो हमें छोड़ देना जो क्वेश्चन हमारी समझ से बाहर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इज नॉट ए पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी इन ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गेस्चर, स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज और सिग्नल्स। यानी गेस्चर का मतलब भाव भंगिमाएं होती है, मुद्राएं होती है। स्पीकिंग का मतलब बोलना होता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब भी आपकी शारीरिक जो मुद्राएं हैं वो होती हैं। सिग्नल्स का मतलब आप इशारे जो करते हैं वो होते हैं। तो नॉन वर्बल यानी कम्युनिकेशन जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है शाब्दिक वर्बल, जो जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। एक होता है अशाब्दिक,
है ना। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति करता है ना, गूंगा व्यक्ति जो बोलता नहीं है, वो व्यक्ति अशाब्दिक यानी नॉट वर्बल कम्युनिकेशन करता है। तो नॉन इसमें लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन है इज नॉट ए पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल का मतलब बिना बोले, बिना बोले हम कैसे चीज़ों को समझ जाएं। जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता, ऐसे करता है कि मुझे कुछ पीना है ना। आप आंखों से इशारा हाथों से कर देते, उंगली इधर जाना है ना। आंखों से टीचर थोड़ा टाइट देखता है ऐसे आंख निकाल के, तो आप समझ जाते हैं कि मैं गलती कर रहा था, इसलिए टीचर मुझे डांट रहा है। बिना बोले आंखें दिखा देता है ना टीचर, या थोड़ा चेहरे को टाइट कर लेता है ऐसे आक्रामक, तो इसका मतलब वो आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि बेटा आप ठीक से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये है। तो देखिए गेस्चर्स यानी जो मुद्राएं आप करते हैं तो उससे समझ जाते हैं बच्चे। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है सिग्नल से भी पता चल जाता है, जो भी आप इशारे करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अशाब्दिक संप्रेषण है। शाब्दिक क्या होता है, स्पीकिंग, बोलकर। आप जैसे कक्षा के अंदर कहते हैं ना कि बच्चे खड़ा हो, चलो पानी लेकर आओ मेरे लिए, बच्चे खड़े हो, बोर्ड के ऊपर कुछ लिखो। तो ये सब क्या है, शाब्दिक है, यानी आपने बोलकर उसको बताया है। और आप अगर इशारों में बताते हैं कि ऐसे इशारा कर देते ना कई बार टीचर, खड़ा हो मतलब, और ऐसे यानी खड़े हो तुम और बाहर चले जाओ बिना बोले तो ये क्या है, सब नॉन वर्बल। ठीक है, टू टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। अगला है Which attitude would be required by Sonia to start a wedding entertainment company? वेडिंग एंटरटेनमेंट कंपनी मतलब शादी मनोरंजन जो होते हैं ना, वो कंपनी जो होती है। तो विच एटीट्यूड वुड बी रिक्वायर्ड, इसका मतलब हो गया कि जो सोनिया है वो किस तरह का दृष्टिकोण रखती है, क्या शादी जो मनोरंजन है उस कंपनी के लिए। तो देखिए इसमें सेल्फ डाउट यानी स्वयं कन्फ्यूजन में है, या फियर ऑफ फेलियर यानी उसे डर है फेल होने का, या लेक ऑफ स्किल्ड मैन पावर यानी लेक का मतलब होता है कमी, स्किल्ड यानी जो कुशल जो कारीगर हैं या मैन पावर है उसकी कमी का डर है उसे, या विलिंगनेस टू टेक द लीप या कुछ करने की चाहत है उसके अंदर, या कर गुजरने की इच्छा है ना। तो उसका विच एटीट्यूड वुड बी रिक्वायर्ड बाय सोनिया, मतलब किस तरह का एटीट्यूड या किस तरह का दृष्टिकोण उसे रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट ए वेडिंग एंटरटेनमेंट कंपनी, है ना। शादी समारोह में जो मनोरंजन करते हैं इस तरह की कंपनी वो स्थापित करना चाहती है, तो उसके लिए उसे किस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले उसे क्या रिक्वायरमेंट है, विलिंगनेस विलिंगनेस टू टेक द लीप। इसका मतलब कुछ करने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एनवायरमेंट फ्रेंडली वे टू डिस्पोज एंड रिसाइकल यूज्ड लैपटॉप मोबाइल फोन्स गैजेट्स इज कॉल्ड। देखिए एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल जो रास्ते हैं उसके अनुसार जो डिस्पोज करते हैं हम, रिसाइकल करते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, फ़ोन है, गैजेट्स है, उसको क्या कहते हैं। जो भी ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं इनको हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली के अकॉर्डिंग यानी पर्यावरण को नुकसान ही ना पहुंचाए और हम डिस्पोज भी कर दें या इन्हें रिसाइकल कर दें, तो क्या कहलाता है। तो देखिए वो कहलाता है ई वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट नहीं है, वेस्ट एक्सचेंज नहीं है, इको टूरिज्म नहीं है, क्या है, ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी ई वेस्ट प्रबंधन। तो ई वेस्ट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है ना उसे ई वेस्ट कहते हैं, है ना। ई स्क्रैप भी कहते हैं इसको ना, ई स्क्रैप। इलेक्ट्रॉनिक जो भी गजेट्स होते हैं, जो चाहे वो लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, आपकी लीड्स हो, आपका ईयरफोन, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी तो अपने आप में कचरा कर रहा है ना, वो डिस्पोज नहीं हो रहा है या रिसाइकल उसका नहीं हो रहा है।
तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और कई देशों में इसकी मुहिम चल चुकी है कि कैसे हम उसको, जो आजकल ई वेस्ट जो हो रहा है उसका कैसे हम प्रबंधन करें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा। तो काफ़ी देशों में इसकी पहल की जा रही है कि उसको रिसाइकल करें, है ना, उसको पुनः, जैसे लोग पन्नी वगैरह फेंक देते हैं या लोहे का बहुत सा सामान फेंक देते हैं, तो उनको अलग अलग चीज़ों में दोबारा से रिसाइकल किया जाता है ना। पुरानी गाड़ियां हैं, कबाड़ी आपके घर में आता होगा, कुछ कबाड़ लेके जाता होगा, तो उसको रिसाइकल किया जाता है ना, उसको दोबारा से प्रयोग किया जाता है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसमें निकाल के दोबारा से प्रयोग की जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेकार है उसको रिसाइकल किया जाता है, उसे पुनः नया बना दिया जाता है ना, उसको मशीनों के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही जो बोतल होती हैं पानी की, उनको भी, और कूड़े चुगने वाले आते हैं वो लेके जाते हैं, तो वो किसी कंपनी को देते हैं, फिर वो उनको रिसाइकल करते हैं। तो ये अच्छी पहल है, ये भविष्य में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जो ई स्क्रैप है या जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नार्सिस्टिक, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एग्जिबिट दी सिम्टम्स ऑफ, एक व्यक्ति है जो क्या है, सफरिंग है, बीमार है, किससे, नार्सिस्टिक, व्यक्तिगत विकार से। तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि नार्सिस्टिक होता क्या है, तभी तो हम सिम्टम्स बताएंगे ना। नार्सिस्टिक का हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि उसके लक्षण क्या हैं। तो लक्षण तब ही बता पाएंगे वो व्यक्ति का हमें पता चलेगा कि वो किस तरह का व्यक्ति है। तो देखिए, नार्सिस्टिक जो व्यक्ति होते हैं वो आत्ममुग्ध होते हैं, ये एक मानसिक विकार है। वो आत्मकामी व्यक्ति होते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है कि लोगों को अपने महत्व का अनुचित रूप से उच्च बोध होता है। वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। स्वयं को महत्व की अत्यधिक भावना होती है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, और मतलब वो चाहते हैं कि मुझे हर जगह महत्व मिले, मुझे हर जगह प्रशंसा मिले, मेरा हर जगह सम्मान हो। अगर उन्हें थोड़ा सा सम्मान नहीं मिला तो रूठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये एक मानसिक विकार है जिसे क्या कहते हैं, नार्सिस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक मनोविकार है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये। ठीक है, आजकल ये बहुत लोगों में हो गया है कि वो मंच के ऊपर जाना चाहते हैं, सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तो उनको थोड़ा सा भी कुछ होता है तो ठेस पहुंचती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में काउंट होते हैं। तो देखिए उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति भाई डिटैचमेंट एंड इनडिफरेंस होता है, यानी डिटैचमेंट का मतलब होता है कि वैराग्य टाइप का नहीं, ऐसा व्यक्ति वैरागी नहीं है, क्योंकि वैरागी व्यक्ति उसको तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, उसे तो किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा रहती ही नहीं है। न वो उदासीन है होता है, इनडिफरेंस मानी उदासीन है ना, न्यूट्रल सर है ना, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म, यानी एक्सट्रीमली वो पूर्णतावाद हो, ऐसा भी नहीं है। इम्पल्सिव एक्शंस, यानी उसके आवेग जो होता है ना, इम्पल्सिव आवेग एक्शन हो, क्रिया हो, आवेगपूर्ण उसके कर्म हो, मतलब बहुत ही गुस्से में रहता हो, अग्रेसिव रहता हो, ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन में है एग्जीगरेटिंग हिज ओवन अचीवमेंट्स, यानी अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो जो नार्सिस्टिक टाइप डिसऑर्डर जो होती है उसमें व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को बार बार बताना चाहता है, वो हर जगह चाहता है, हर मंच पर चाहता है कि मेरा ही गुणगान हो, मेरे बारे में ही लोग बोलें, मेरे बारे में ही बताएं। वो अपने बारे में ही खुद भी बताना चाहता है। तो अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला जो व्यक्ति होता है, बार बार बताने वाला होता है, उसके दिमाग में फितूर चढ़ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, नार्सिस्टिक होता है ना, पर्सनल नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर युक्त वो व्यक्ति होता है। ये एक मेंटली डिसऑर्डर है ना। चाहत उसको बहुत है कि मेरे नाम की चर्चाएं चलती रहें, मंच के ऊपर से मेरी बड़ाई होती रहे, मेरी प्रशंसा होती रहे, मेरी उपलब्धियों को बार बार बताया जाए,
सोते समय भी, उठते समय भी, चलते समय भी, हर समय उसके माइंड में यही बातें घूमती रहती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको 5 तो करने ही पड़ेंगे। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में आपको 4 क्वेश्चन करने थे 6 में से, आपके पास ऑप्शन था। देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो 10 मार्क्स का आपका एम्प्लॉयबिलिटी वाला आता है स्किल, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास। तो देखिए 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करते हैं, आंसर यानी 5 आउट ऑफ द 6, 6 में से 5 क्वेश्चन करते हैं, ये भी मल्टीपल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें है एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन बॉडी इज द साइन ऑफ, यानी एक्सेसिव एक्युमुलेशन यानी अत्यधिक संचय, है ना, वसा का शरीर के अंदर किसका साइन है? भाई शरीर में वसा बढ़ गई है, फैट बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, तो किसका साइन है वो, किसकी निशानी है वो, किसके लक्षण है वो? अस्थमा के, अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, वो नहीं है। कमर दर्द का, वो भी नहीं है। लो बैक पेन, ओबेसिटी, हाँ मोटापा है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट बढ़ा तो इसका मतलब मोटापा है। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब तो ज्वाइंट्स प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन, इज ब्लिंकलेस गेजिंग एट फ्लेम इंप्रूव द आईसाइट्स? तो देखिए ब्लिंकलेस यानी जो पलके झपकाते हैं वो ना झपकाएं। गेजिंग का मतलब एक जगह पर देखना। एट फ्लेम, फ्लेम का मतलब होता है ज्योति, प्रकाश, बिंदु, जो भी कहें, यानी किसी ज्योति पर, जैसे दीपक की ज्योति होती है ना, लो होती है दिए की, मोमबत्ती की, तो उस लो पर बिना पलक झपकाए आपको लगातार देखना होता है ना, विदाउट ब्लिंकिंग। और गैजिंग का मतलब एक टकटकी लगाकर देखना होता है, तो वो धोती क्रिया में होता है, त्राटक में होता है, नोली में होता है, बस्ती में होता है। तो देखिए ये षटक्रम की बात की है, तो त्राटक में ऐसा होता है कि एक बिंदु पर देखना होता है, या जो दीपक की लो होती है या मोमबत्ती की जो लो होती है उसी पर ही देखना होता है। आप बच्चों बिल्कुल भी देखा देखी करके ना करें, कोई भी क्रिया, बहुत अच्छी क्रियाएं हैं, आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, आपका मन शांत भी रहेगा, आप प्रसन्नचित भी रहेंगे, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन सभी जो अभ्यास है योग के, वो एक अच्छे शिक्षक के, एक अच्छे योग विशेषज्ञ के, एक अच्छे योग गुरु के सानिध्य में ही करने चाहिए। देखा देखी करे जोग, चीजें काया बाढ़ डरो। अगर आप देखा देखी योग करते हैं तो शरीर में कोई विकार हो सकता है। तो आपके जो ऑफिशियली टीचर हैं उनसे ही आप योग का अभ्यास करें। देखिए अगला प्रश्न है तीसरा, पूरक, रेचक, कुंभक और द स्टेप्स ऑफ। श्वास को लेना क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। रेचक का मतलब श्वास को छोड़ना होता है। कुंभक का मतलब श्वास को अंदर रोकना होता है। कुंभक दो प्रकार का होता है, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। श्वास को अंदर रोकना अंत कुंभक, श्वास को बाहर छोड़ना बाह्य कुंभक, ठीक है। पूरक, रेचक, कुंभक। इनहेल, श्वास को अंदर लेना पूरक, एक्सहेल श्वास को बाहर छोड़ना, या इंस्पायरेशन पूरक, एक्सपायरेशन रेचक। इन और कुंभक का मतलब होता है श्वास को अंदर भरकर अंदर रोकना, वो कुंभक है। तो अंदर रोकने को अंत कुंभक कहते हैं, है ना, और बाहर रोकना, श्वास को बाहर छोड़कर, वो बाह्य कुंभक होता है। तो देखिए ये प्रक्रिया जो होती है पूरक, रेचक, कुंभक की, ये प्राणायाम में होती है, ठीक है। वैसे तो हम नॉर्मली श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये अलग है, लेकिन ये तीनों प्रक्रिया किस में प्रयोग करते हैं? हम प्राणायाम में करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजसिक डाइट? जो राजसिक डाइट है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, टेस्टी एंड फुलफिलिंग फॉर द हार्ट, यानी टेस्टी होता है, और फुलफिल फॉर द हार्ट यानी कहते हैं ना, तृप्ति हो गई, आज तो हृदय तृप्त हो गया, आज का खाना ऐसा था, है ना। मतलब वो ज़्यादा
खाने में इंटरेस्ट लेते हैं। राजसिक, देखो 3 प्रकृति होती है, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। गीता में ये स्पष्ट कहा गया है कि 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के, राजसिक प्रवृत्ति के और तामसिक प्रवृत्ति के। गीता में स्पष्ट बताया है कि सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को कैसा आहार पसंद है, राजसिक प्रवृत्ति के लोगों को कैसा आहार पसंद है और तामसिक प्रवृत्ति के लोगों को कैसा आहार पसंद है। तो यहाँ पर जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, थोड़ा एक्टिव होते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए वो खाने पीने में भी ऐसी चीज़ खाते हैं ना, थोड़ा सा वो ज़्यादा उत्साही होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं और सब कुछ खाते पीते रहते हैं ना, ज़्यादा मिर्च मसाले युक्त भोजन वो ज़्यादा करते हैं ना। तला भुना हुआ जैसे होता है ना, चलो कुरकुरे ले लिया, अब कुल्फी ले लिया, अब थोड़ी देर में कुछ और अच्छी चीज़ आ गई, पकौड़े खा लिए, कॉफ़ी पी ली। तो इस तरह के लोग इस प्रकृति में आते हैं, राजसिक प्रवृत्ति में। सात्विक में बहुत ही पवित्र होते हैं, दिव्य लोग होते हैं, और तामसिक में जो निठल्ले होते हैं, ढीले ढाले रहते हैं, लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, या फिर पड़े रहते हैं, यूं ही खा लिया पी लिया आ गया सो गए, ठीक है, इस तरह के। तो देखिए इसमें टेस्ट दूसरा है बीटा, सोर और पंगेंट। तो देखिए पगनेट, एक तो बीटर का मतलब होता है कड़वा, शोर का मतलब होता है खट्टा, और पगनेट का मतलब होता है कटु। तो जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो खट्टा भी खाते हैं, कड़वा भी खाते हैं, कटु भी खाते हैं और अधिक मिर्च मसाले युक्त खाते हैं, तो उनके लिए यही ऑप्शन ठीक है। तो बीटर उनके लिए ऑप्शन आएगा, ये बी ऑप्शन। नॉट कम्प्लीटली कुकड विद नो टेस्ट एंड नो फ्लेवर, यानी जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई कलर रंग नहीं है और बहुत अच्छे से पका हुआ नहीं है, वो नहीं खाएंगे वो लोग। नन ऑफ द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन इसमें रहेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा इसके अंदर। अगला प्रश्न है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्स्ट एड आर, यानी जो प्राथमिक उपचार जो होता है उसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें क्या चीज़ है जिस पे हमें मेन फोकस करना है। तो मिनिमाइज द पेन ऑफ पेशेंट, मिनिमाइज का मतलब कम करना, पेशेंट का दर्द किसी तरह हम कम करें। दूसरा सेव लाइफ, जीवन को तो बचाना है ही प्राथमिक उपचार का मकसद। तीसरा प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ कंडीशन, यानी जो भी उसकी स्थिति खराब हो रही है ना, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पैर में चोट लग गई है, तो किसी तरह उस ब्लीडिंग को हमें रोकना है। तो हमें क्या है, स्थिति की उसकी खराब हो उससे हमें उसको रोकना है ना। तो ये तीनों ही चीज़ हमें, उनका जीवन भी बचाना है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी हमें बचाना है, या कोई और मेजर प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसका वो भी हमें ठीक करना है ना। ये फर्स्ट एड होता है कि डॉक्टर से जो मेन हॉस्पिटल में ले जाने से पहले जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो हम उपचार करते हैं, है ना, जैसे उसको कोई चोट लगी तो उसको पानी पिलाते हैं, उसको मसलते हैं, है ना, ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम रोकते हैं, ये जो सामान्य उपचार होता है वो हम सबको वैसे आना चाहिए ना, फर्स्ट एड। तो ये सब उसमें होता है, तो ऑल अबाउट इसमें ऑप्शन रहेंगे। अगला है अर्थराइटिस इज करेक्टराइज्ड बाई, जो अर्थराइटिस जो है वो करेक्टराइज्ड है कि उसकी मतलब क्या सिम्टम्स है या क्या विशेषताएं हैं, ये कह सकते हैं। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यानी अर्थराइटिस में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, या स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स, क्योंकि अर्थराइटिस का मतलब ही होता है कि जोड़ों की प्रॉब्लम। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबाउ। तो अर्थराइटिस में वही होता है, जोड़ हैं वो जाम हो जाते हैं, शरीर में जकड़न अकड़न आ जाती है। तो यहाँ पर स्पष्ट ऑप्शन लिखा हुआ है स्वेलिंग, कि जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, और स्टिफनेस इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में क्या हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, टाइट हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं। तो ये क्या रहेगा ऑप्शन इसका, 6th का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6, 6 में से फिर 5 के उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, आप सामने मार्क्स लिखे हुए हैं। ड्यूरिंग हाइपरटेंशन वन मस्ट अवॉइड, यानी उच्च रक्तचाप के दौरान आपको क्या करना है, बचना है। किससे? सीजनल फ्रूट से। भाई सीजनल फ्रूट्स तो खाने चाहिए, अच्छे होते हैं। फाइबर इनटेक, यानी जो फाइबर होते हैं ना, वो हमें खाने चाहिए, अच्छे रहते हैं, गलत नहीं है। तीसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी स्वस्थ जीवन तो जीना ही चाहिए। तो इसमें तो कॉमन सेंस से भी आपको आंसर लगा सकते हैं। हाई साल्ट कंटेंट जो होता है, जिसमें अधिक मात्रा में नमक होता है, उनसे हमें बचना है।
ठीक है। हाइपरटेंशन में, उच्च रक्तचाप में, यानी जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको नमक और घी की चीजें, तली भुनी चीजें कम खानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ खालिस्तान प्राणायाम इन्वॉल्व्स ड्राइविंग ऑफ द एयर थ्रू द माउथ, यानी मुंह को हवा को मुख से खींचने की जो प्रक्रिया है या जो अभ्यास है वो कौन सा होता है? उज्जाई होता है, भ्रामरी होता है, सूर्य भेदन होता है, शीतकारी होता है। देखिए सब प्राणायाम है। तो देखिए शीतकारी जो प्राणायाम होता है ना, उसमें हम जो इनहेल है वो मुख से करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो? कोई की चोंच बनाकर ऐसे, और शीतली में कैसे करते हैं? ये तो है शीतकारी, सॉरी शीतकारी में ऐसे होता है, दोनों दांतों को भींचकर ओष्ठ खोलकर, ठीक है, जीवा को पीछे तालू में लगा लेते हैं, उसके बाद श्वास को हम इनहेल करते हैं, ये शीतकारी होता है। शीतली कोए की चोंच बनाकर, है ना, ऐसे। तो शीतली और शीतकारी जो दोनों प्राणायाम हैं या दोनों जो कुंभक हैं, हठयोग ग्रंथों में कुंभक कहा है, ठीक है, इनमें हम जो इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग जो करते हैं वो मुख से करते हैं, लेकिन एक्जेल जो करते हैं, छोड़ते हैं, वो नासिका से छोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ खालिस्तान मेक द स्कल साइन विद प्योरिटी, मतलब जो एक अभ्यास है जो आपके मस्तिष्क में, आपकी खोपड़ी में शुद्धता भी लाता है, चमक भी लाता है। कहते हैं ना इसका मस्तिष्क चमक रहा है, वो किससे होता है? वो कपाल भाती से होता है, धोती से नहीं, बस्ती से नहीं। देखो सभी चीजें हैं, धोती, बस्ती, कपाल, नोली, सब आपके शरीर को साइन करती हैं, आपके मस्तिष्क में चमक लाती है, लेकिन जो पर्टिकुलर जो प्राणायाम है वो कपाल भाती है। वैसे कपाल भाती षटक्रम की क्रिया है, ठीक है, 3 प्रकार से होता है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो कपाल भाती जो शब्द है वो 2 से मिलकर बना है, कपाल प्लस भाती। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, यानी स्कल, आपकी खोपड़ी, और भाती का मतलब होता है चमक। ठीक है, तो आपकी खोपड़ी में या मस्तिष्क में या आपके माथे पर चमक लेके आता है, ठीक है, और आपको प्योर करता है, आपके मस्तिष्क को शुद्ध करता है ना, आपके विचारों को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकियल अस्थमा इज ए डिसऑर्डर ऑफ, यानी ब्रोंकियल अस्थमा है वो रोग है, किसका रोग है भाई? हार्ट का रोग है, स्टोमक पेट का रोग है, या ब्रेन का, दिमाग का रोग है, लंग्स का, फेफड़ों का है? कॉमन क्वेश्चन है, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता, परफेक्शन इन योग डज नॉट ऑक्योर ड्यू टू, यानी भगवत गीता के अनुसार योग में पूर्णता या सिद्धि या सफलता नहीं होती है, नहीं दिखाई देती है। किसके कारण? प्रॉपर डाइट एंड बिहेवियर के कारण, प्रॉपर कर्म के कारण, प्रॉपर स्लीप एंड वीकनेस के कारण, वेकफुलनेस के कारण, यानी सोना और जागने के कारण, या टैक्टिकल फंक्शंस के कारण। तो देखिए सभी वैसे इंपॉर्टेंट हैं, प्रॉपर डाइट भी होनी चाहिए, बिहेवियर भी आपका ठीक होना चाहिए, प्रॉपर आपके कर्म भी होने चाहिए, है ना, प्रॉपर स्लीप एंड वेकफुलनेस, यानी अगर ऑप्शन आता डी में कि अबाउ ऑल, तो सभी आ जाते हैं इसमें, लेकिन ऑप्शन 4 है उसको थोड़ा घुमा के कर दिया इसने, यानी ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन इन सब से जो महत्वपूर्ण है वो डी है, टैक्टिकल फंक्शंस। तो देखिए टैक्टिकल फंक्शंस का मतलब होता है एक योजनाबद्ध ढंग से, एक व्यवहार कुशल कार्य ना, व्यवहार कुशल कार्य, यानी सामरिक रूप से या जो भी कार्य आप करें वो नीति पूर्वक करें, योजनाबद्ध ढंग से करें, क्योंकि गीता में भी कहा है ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगे भवति दुःखा। गीता के 6ठे अध्याय के 17 श्लोक में ये कहा गया है आत्म संयम योग में कि आपका आहार व्यवहार ठीक होना चाहिए, ठीक है, आपकी चेष्टा ठीक होनी चाहिए, आपके कर्म ठीक होने चाहिए, आपके विचार ठीक होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति का ही योग सिद्ध होता है। तो देखिए तीनों ऑप्शन तो इसमें क्लियर हो रहे हैं, लेकिन टैक्टिकल फंक्शन का मतलब ओवरऑल है ना, ओवरऑल कंप्लीट, जो आपका सोना, जागना, खाना, पीना, व्यवहार सब कुछ आपका ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर, टैक्टिकल फंक्शंस। आपकी जो भी योजना, जो भी जीवन का कार्य है वो योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी आएगा।
तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसने कंबाइंड शब्द प्रयोग किया है, टैक्टिकल फंक्शंस। अगला है दी अप्रोप्रिएट ड्रेस फॉर योगासन प्रैक्टिस शुड बी। भाई योग अभ्यास आप करते हैं, आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसी ड्रेस चाहिए? फिटेड जीन्स चाहिए, या हाई प्राइस कॉस्ट्यूम चाहिए, या स्ट्रेचेबल कंफर्टेबल वियर चाहिए, या ब्रांडेड क्लोथ चाहिए? भाई नहीं ब्रांडेड की ज़रूरत है, नहीं टाइट जीन्स की ज़रूरत है, नहीं बहुत महंगे कपड़े की ज़रूरत है, कॉस्ट्यूम की ज़रूरत है। हमें स्ट्रेचेबल कपड़ा हो और कंफर्टेबल पहनने में हो, ऐसे कपड़े की ज़रूरत है। अगला है आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन, 6 में से किन्हीं 5 का आपको उत्तर देना है। ठीक है, पहले में ही क्वेश्चन ज़्यादा थे ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। लगभग हम पीछे क्वेश्चन 2, 3 और 4 में भी हम देख रहे हैं। अभी तक सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ही चल रही हैं। खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स है। कैन कॉज क्रॉनिक स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस दो तरह से होता है, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। हैंस सेले ने, जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने स्ट्रेस के 2 प्रकार बताए हैं। तो क्रोनिक वो होता है जो जीर्ण है, जो लंबे समय तक होता है। ठीक है, एक्यूट वो होता है जो कम समय के लिए होता है। जैसे आपका अभी परीक्षा होने वाली है तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, तो वो क्या है? क्रोनिक है। नहीं वो सॉरी एक्यूट है ना, जो कम समय के लिए होता है। जैसे अभी आप दौड़ने वाले हैं, आप खड़े हैं तैयार, तो उस समय कुछ पल के लिए आपको स्ट्रेस होता है, तो वो कम समय के लिए होता है, वो अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है, जो लंबे समय तक रहता है, वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, कोई और पारिवारिक स्थिति भी हो सकती है, तो काफ़ी लंबे समय तक जो चलता है वो स्ट्रेस होता है, और उससे फिर कई बीमारियां भी हो जाती है, या फिर वो बीमारी की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। तो देखिए जो क्रोनिक स्ट्रेस है वो किसका कारण हो सकता है? डेथ ऑफ नियर वन, अपने नियर डियर की किसी की डेथ हो जाती है उसकी वजह से हो सकता है ना। डेथ ऑफ नियर वन, किसी नज़दीकी की, किसी प्रिय की, है ना, माँ भाई बहन चाचा ताऊ, किसी रिश्तेदार की डेथ हो जाती है, उस वजह से भी हो सकता है। दूसरा प्रोलोंग इलनेस, लंबी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। सक्सेसिव फेलियर इन अचीवमेंट्स, यानी आप फेल हो गए तो स्ट्रेस हो गया, है ना, बार बार आप फेल हो रहे हैं किसी कंपटीशन में, चाहे वो स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो सकता है, या एजुकेशन का कंपटीशन हो सकता है, या कोई भी आपका कंपटीशन हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड कोई कंपटीशन हो सकता है, तो सभी कारण हैं उसमें। तो ऑल अबाउट इसमें ऑप्शन आएगा। सेकंड क्वेश्चन है रवि विशेष टू स्ट्रेंथ हिज इम्यूनिटी। रवि जो चाहता है कि उसकी इम्यूनिटी हो, स्ट्रोंग हो, व्हाट चांस वुड यू सजेस्ट फॉर हिम इन हिज लाइफ स्टाइल। भाई वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है रवि, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे उसकी लाइफ स्टाइल के लिए, उसके जीवन में? तो सिर्फ एक्सेसिवली ओवर ईट, यानी वो खूब सोए, खूब खाए, सटे एक्सर्टेड, यानी फ्री माइंड वो रहे, और ईट इन टेंडम। तो ईट इन टेंडम यानी वो, ये गीता वाले श्लोक की ही बात हो गई, यानी अपने प्रकृति के अनुकूल वो खाए, सीमित मात्रा में खाए, मिताहार का वो सेवन करे। ठीक है, अगर ऐसा करता है, प्रकृति के अनुकूल अगर वो खाता है और जितनी ज़रूरत है उतना ही खाता है, तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। न अधिक सोने से इम्यूनिटी ठीक होती है, ना ज़्यादा खाने से इम्यूनिटी ठीक होती है ना, न ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा व्यायाम करने से इम्यूनिटी ठीक होती है। अपनी प्रकृति के अनुकूल, है ना, युक्त आहार विहार का सेवन करता है, तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें अगर एग्जैक्ट ऑप्शन देखेंगे तो ईट इन टेंडम आएगा, कि वो जो आहार है वो अपनी प्रकृति के अनुकूल ठीक ढंग से खाए। अगला है ग्रुप प्रोसेसेस लाइक कोऑपरेशन, यानी समूह जो प्रक्रिया है वो, जैसे कोऑपरेशन, आपसी सहयोग करना, आपसी तालमेल है, भाईचारा है, मित्रता है, सिंपैथी सहानुभूति है, कम्युनिकेशन है, आप आपस में कम्युनिकेशन का मतलब होगा कि संप्रेषण है, आपसे बातचीत है आपसी, आर इम्पोर्टेंट फॉर, यानी समाज में व्यक्ति बैठता है तो सामाजिक व्यक्ति होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि ग्रुप जो प्रोसेस होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, मेंटल हेल्थ होती है, सोशल या स्पिरिचुअल? तो देखिए ग्रुप प्रोसेस में अगर वो मिलजुल के रहता है ना, भाईचारे के साथ रहता है, मिलजुल के रहता है, आपसी तालमेल से रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में
हाथ बटाते हैं, तो वो सोशल हेल्थ होती है, सामाजिक स्वास्थ्य होता है ना। हेल्थ के कई डायमेंशन होते हैं ना, WHO भी कहते हैं ना, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, तो ये सोशल हेल्थ है। अगला है, व्हाट सिम्टम्स इंडिकेट दैट वंस मेंटल वेलबींग कुड बी अफेक्टेड। व्हाट सिम्टम्स, कौन से कारण हैं जो इंडिकेट करते हैं वंस मेंटल वेलबींग कुड बी अफेक्टेड, यानी मानसिक स्वास्थ्य आपका अफेक्टेड है, ठीक नहीं है, इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं? कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति इसकी मनोदशा ठीक नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है? लेक ऑफ एंथुजियम, यानी उत्साह की कमी बिल्कुल दिखाई देती है, ठीक बात है। लेक का मतलब होता है कमी, एंथुजियम का मतलब उत्साह। डिप्रेशन, यानी अवसाद बिल्कुल मिलेगा, डिप्रेस्ड मिलेगा। तीसरा, फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन का मतलब गलत धारणा, वो नेगेटिव रहेगा ना कुछ चीज़ों में। तो ये तीनों ही सिम्टम्स होते हैं मेंटल वेलबींग में, यानी वो मेंटल वेलबींग नहीं है, अफेक्टेड है, परेशान है, दुखी है। अगला है CPR मीन्स। मैंने क्वेश्चन पूछा था और एक स्टूडेंट ने मुझे उत्तर दिया था, सोनाली जी ने मुझे उत्तर दिया था कि CPR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रिससिटेशन, ठीक है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रिससिटेशन, ठीक है, यानी रिससिटेशन का मतलब पुनर्जीवन। तो देखिए CPR में क्या होता है आपको इसको रट लेना है। इसमें ये हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, दिल होता है, उसमें पल्मोनरी आर्टरी होती है, वेन्स होती है, उनसे रिलेटेड है। तो देखिए CPR में क्या करते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ दिया जाता है, कि जैसे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति को कोई करंट लग जाता है, व्यक्ति पानी में डूब जाता है तैरते समय, कोई भी इंस्टेंट हो जाता है ना, कोई भी हार्ट के एकदम से प्रॉब्लम हो गई है ना, हार्ट फेल हो गया, या कोई बेहोश हो गया, चक्कर आ गए, बिजली का करंट लग गया या डूब गया है, तो उसमें CPR में क्या होता है कि कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन दिया जाता है, यानी उसकी छाती को दबाया जाता है ना। जैसे नहीं होता कि पैरों को तलवों को मसलते हैं, फर्स्ट एड में ही आता है वैसे ये भी, तो उसकी छाती को दबाया जाता है, एक तरीका होता है, वो आपको ऑफिशियली सीखना पड़ता है। उसमें छाती को दबाया जाता है ताकि उसकी रेस्पिरेशन चालू रहे, और मुंह से भी सांस दिया जाता है मुंह से मुंह लगा के उसको श्वसन किया जाता है ताकि उसका श्वास चालू रहे कई बार नहीं होता कि गाड़ी को धक्का देते हैं, तो अगर उसको कंटिन्यू धक्का देते रहेंगे तो चल पड़ती है। अगर थोड़ा सा धक्का दिया फिर रुक गए तो फिर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, फिर धक्का दिया फिर रुक गए, नहीं स्टार्ट हो, कंटिन्यू कुछ समय तक धक्का देते हैं तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही मुंह से जब श्वास देते हैं तो कई बार व्यक्ति का हार्ट है या व्यक्ति में वो मूर्छित है, तो दोबारा से वो पुनर्जीवित हो जाता है ना, वो एक्टिव हो जाता है, उसका हार्ट फिर से कार्य करना शुरू कर देता है ठीक है, तो ये होता है CPR। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आर द पार्ट ऑफ। तो देखिए ये कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, नहीं, इनके पार्ट नहीं है, ये क्रिया योग के पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6। 6 क्वेश्चन में से 5 का उत्तर आपको देना है पांच का पार्ट 1 है, दिस आसन इज नॉट हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। एक कौन सा आसन, ऑप्शन 4 है कि कौन सा आसन अस्थमा के प्रबंधन में सहयोगी नहीं है। शीर्षासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन। देखिए उष्ट्रासन भी अच्छा है, भुजंगासन भी अच्छा है, मत्स्यासन भी अच्छा है, सभी बैक बेंडिंग के आसन है, लेकिन शीर्षासन ठीक नहीं है क्योंकि इसको पहले वो अस्थमैटिक है, सिर नीचे करेगा पैर ऊपर करेगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता समत्वम योग उच्यते, इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए ये गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है,
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्त धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तू योगस्थ होकर, स्थिर होकर, शांत होकर, आसक्ति को त्याग कर और सभी स्थितियों में, परिस्थितियों में अपने आप को समान बनाए रखते हुए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, सभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को समान बनाए रखते हुए कर्तव्य कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, यही योग है। तो समत्वम योग उच्यते का मतलब हो गया स्टोइक, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, यानी आपका जो मन है वो दुखी ना हो, परेशान ना हो, यानी कहते हैं ना जीत में पागल और हार में उदास ना हो। ठीक है, जीत में पागल और हार में उदास ना हो, यानी समस्थिति बनी रहे, ज्यादा विचलित ना हो। कभी व्यक्ति हार भी सकता है तो कभी जीत भी सकता है, कभी फेल भी हो सकता है तो कभी पास भी हो सकता है ना। तो आजकल क्या हो रहा है, जो खासकर नए बच्चे हैं, युवा जो बच्चे हैं, वो कहीं फेल हो गए तो सुसाइड कर लेते हैं, कहीं मार्क्स कम आ गए तो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे की, एक बच्चे का 2 नंबर ज्यादा आ गया तो दूसरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, सुसाइड कर लेता है। एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है बच्चा, नीट की तैयारी कर रहा है, एडमिशन नहीं हुआ, सुसाइड कर लेता है। ऐसे बहुत केस बने पीछे कोटा में। तो देखिए, इसलिए ही योग की पढ़ाई करवाई जा रही है 11वीं 12वीं के बच्चों को, ताकि उनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो भी जाए तो वो योगी क्रियाओं से मैनेज कर ले, उनको व्यवस्थित कर ले। इसलिए जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, ये सेट है, वो सेट है, लेकिन खुद अपसेट है। तो योग आपको व्यवस्थित करता है, आपको संतुलित करता है ना। तो भगवत गीता में यही तो कहा गया ना, अर्जुन भी तो अव्यवस्थित था ना, युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं करना चाह रहा था, मन विचलित हो गया। तो ऐसे आजकल की युवा जो पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं विचलित हो जाती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, भौतिकता का दौर है, पढ़ाई ज़्यादा है ना, मेंटली वर्क ज़्यादा है, फिजिकल इतना है नहीं। बच्चे खेलने कम जाते हैं आजकल, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि फोकस करें कि पड़ोस में जो लड़का है या लड़की इससे 2 नंबर ज़्यादा ले ले, लेकिन ज़्यादा आने चाहिए, है ना। ऐसी प्रतिस्पर्धा की भावना बनी हुई है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना भी पड़ता है। तो योग बचपन से बच्चा पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको फायदा मिलेगा। गीता में भी ये कहा गया है कि भाई हार हो चाहे जीत हो सकता है कई बार आज हारने वाला बच्चा बाद में बड़ा इतिहास लिख देता है। कहते हैं 11वीं क्लास में सचिन फेल है, और इंग्लिश में आज 11वीं क्लास में महाराष्ट्र का जो बोर्ड है, महाराष्ट्र जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, जो जैसे हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, ऐसे महाराष्ट्र का जो बोर्ड है, स्कूली जो बोर्ड है, उसमें 11वीं क्लास में एक चैप्टर है सचिन के नाम से, कि सचिन कैसे बना जाए। आप सोचिए, जो व्यक्ति 11वीं में फेल था और आज उसी का चैप्टर बच्चे पढ़ते हैं। तो कोई जरूरी नहीं बच्चा एजुकेशन में आगे हो, स्पोर्ट्स में आगे हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी कई तरह के खेल हैं, उनमें आगे हो सकता है, बिजनेस में आगे हो सकता है। हमारे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे फेलियर ही रहे हुए हैं ना। तो छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए मन को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। तो देखिए, जेंडर इक्वलिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, यानी लिंग समानता की बात नहीं कर रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स की बात नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर इक्विमिनिटी की बात कर रहा है, इक्विमिनिटी ऑफ माइंड, यानी आपका चित्त है या आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो क्या रहे, शांत रहे, सम अवस्था में रहे, स्टॉइक रहे, है ना, स्टॉइक यौगिक, समत्वम अवस्था में रहे। स्ट्रेस कैन तनाव कर सकता है क्या, राइज ब्लड प्रेशर, क्या स्ट्रेस आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है? यस। अपसेट डाइजेस्ट सिस्टम, यस, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। कॉज बैक एंड शोल्डर पेन, यस, बैक पेन भी हो सकता है, शोल्डर पेन भी हो सकता है, बिल्कुल तनाव की वजह से। ऑल अबाव ऑप्शन रहेंगे इसमें। अगला है आपका योग स्क्रिप्चर्स, यानी योग के जो ग्रंथ हैं, फिरमली एनकॉर्स योगिक ईटिंग शेड्यूल ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी उनमें योगिक जो ईटिंग शेड्यूल है, यानी खाने का जो शेड्यूल है ना, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो उसमें किस चीज के बारे में ज्यादा चर्चा की गई, यानी राजसिक डाइट के बारे में, मिताहार के बारे में, तामसिक डाइट के बारे में, नन ऑफ द अबव। देखिए, मिताहार के बारे में बात की गई है। मिताहार का मतलब होता है बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार, ठीक है, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स भी हो,
जो पथ्य कारक हो, जो सात्विक हो, जो हित भुक, रित भुक, मित भुक और प्रकृति के अनुसार जो भोजन है वो मिताहार है। ठीक है, तो मिताहार की बात सभी हमारे योग ग्रंथों में की गई है। देखिए, द योगिक लाइफस्टाइल हेल्प्स अस टू अटेंड। योगिक जो लाइफस्टाइल है, योगिक जो जीवन है, वो सहायता करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्या? परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट पीस ऑफ माइंड, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, यानी जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो मन की शांत अवस्था, और रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस यानी तनाव से मुक्ति। यस, तीनों ऑप्शन रहेंगे इसमें, तो डी इसमें ठीक है। क्वेश्चन 6, धारणा, ध्यान और समाधि आर पार्ट ऑफ। तो देखिए, अष्टांग योग के 2 पार्ट होते हैं, एक अंतरंग होता है, एक बहिरंग होता है। तो देखिए, अंतरंग योग होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, ये नेट में भी काम आ सकते हैं, आपकी YCB में भी काम आ सकते हैं, +1 2 में भी काम आ सकते हैं, BA BSc जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनको भी काम आ सकते हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि जो पार्ट है अंतरंग योग के हैं। बहिरंग योग जो है उसमें 5 पार्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं वो आपको लिखकर बताना है। ठीक है, सेक्शन बी। तो देखिए, सब सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्टिव है, तो इसमें आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऑप्शन खूब है इसमें, ये अच्छी बात है। तो उसमें से किन्हीं 3 क्वेश्चन को आपको हल करना है और 20 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। और जो 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, उसके सामने भी लिखे हुए हैं, ऊपर भी लिखा हुआ है, टोटल 6 मार्क्स का है। तो देखिए, a startup is a company that is the first stage of its operation. Startups come up with an innovation ideas with a purpose to create something that people want. That should be anything from a produce or service. तो देखिए, कहना चाह रहे हैं कि स्टार्टअप तो आपको करना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ में ना। कोई कंपनी अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसमें बिजनेस आइडिया भी आपको चाहिए ना, तो ये सब इसमें चर्चा कर रहे हैं। 7वां, विद गुड लिसनिंग स्किल्स। एक जो अच्छा लिसनर होता है ना, गुड लिसनिंग स्किल्स, ठीक से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। एक करेक्ट, क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस टू लिसन अटेंटिवली। वन must maintain an eye contact with speakers, avoid distractions, give regular feedback, respond and clarify doubts। यानी एक अच्छा लिसनर कौन होता है, उसकी भी स्किल्स होती हैं। यानी एक अच्छा स्टूडेंट कौन हो सकता है, जो टीचर से आई कांटेक्ट रखे, है ना। दूसरा क्या, बिल्कुल जो शब्द हैं उनको ठीक ढंग से सुने, और साइड में कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उससे वो बचे, और गिव रेगुलर फीडबैक, को फीडबैक देता रहे ना, चाहे वो आई कांटेक्ट से दे या प्रश्न पूछकर, है ना, रेस्पॉन्स जरूर देना चाहिए। और क्लैरिफाई डाउट्स, और डाउट्स को क्लियर करें। तो ये होता है गुड लिसनर, यानी एक अच्छे विद्यार्थी का गुण भी कह सकते हैं हम इसको। ग्रीन जॉब्स हेल्प टू। देखिए, ग्रीन जॉब्स होती है यानी प्रकृति को के अनुकूल, एनवायरमेंट के अनुकूल, यानी प्रकृति हरी भरी रहे ऐसा रोजगार होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन जॉब्स हेल्प्स टू रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको रिस्टोर करता है ना, और उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। और द पीपल आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स और ऑफर सर्विसेज दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल। तो देखिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब ये होगा कि आप पर्यावरण से जोड़कर कार्य कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस भी कर रहे हैं, है ना। वो रिस्टोर होने वाली चीज़ें हैं पर्यावरण में, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। जैसे ये जो गिलास है पानी पीने का या मटका जो होता है, ये मिट्टी के बने हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है ना। इसमें लोग दही भी जमाते हैं, इसका जो तवा होता है उस पर रोटी भी बनाते हैं, मटके में पानी भी पीते हैं, और ऐसा जो होता है गिलास कफ, उसमें आप पानी पीते हैं। तो ये ग्रीन जॉब्स ही तो है ना। तो ऐसे बहुत हैं जो पर्यावरण के अनुकूल जो चीज़ें हैं, पर्यावरण की रक्षा जिससे हो, तो आजकल उस पर गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। हमारे एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका भी मेन उद्देश्य है कि किसी तरह पर्यावरण को, प्रकृति को बचाया जाए सभी तरह के पोल्यूशन से, चाहे वो ई पोल्यूशन हो, चाहे वो एनवायरमेंट पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, है ना।
कोई भी पोल्यूशन हो, सभी तरह के पोल्यूशन से प्रकृति को बचाया जाए। आप इसमें बताया गया, देखो दी वर्कर्स लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हो गया आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। हम कह सकते हैं खाद मुक्त, जिसमें कीटनाशक जो होते हैं ना, इनका छिड़काव ना करके, और ऑर्गेनिक फल सब्जियां आप उगाकर प्रकृति को आप बचा सकते हैं, धरती को बचा सकते हैं, कीटनाशकों से आप प्रकृति को बचा सकते हैं, और ऐसी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब इसमें आता है। सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। आजकल देखो इको फ्रेंडली कार आ गई है, इको फ्रेंडली गाड़ियाँ आ गई हैं, इको फ्रेंडली बड़े बड़े शहरों में चलने लग गई हैं गाड़ियाँ। आपका स्कूटी वगैरह भी, साइकिल भी, सब इको फ्रेंडली आने लग गए हैं। तो अच्छी बात है ये भविष्य में कि आजकल घरों में भी सोलर लग गए हैं ना, सोलर प्लांट पैनल्स जो खेतों में भी लगाते हैं मोटर वगैरह चलाने के लिए, समरसीबल चलाने के लिए, तो वहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो इको टूरिज्म भी हो सकता है ना। तो ये सब ग्रीन जॉब्स के ही एग्जाम्पल हैं। अगला है आपका इंट्रिंसिक 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 मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि आंतरिक प्रेरणा। एक होती है बाह्य प्रेरणा, आपको दूसरा कोई मोटिवेट करे। एक होती है स्वयं की प्रेरणा, इंट्रिंसिक, यानी सेल्फ मोटिवेटेड जो होता है ना, स्वयं ही लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो होता है। तो कुछ बच्चे स्व मोटिवेटेड होते हैं। तो दी पर्सन ड्राइव्स एक्साइटमेंट, कंटेंटमेंट आफ्टर डूइंग ए टास्क, ही इज इंटरनली मोटिवेटेड एज गेट्स प्लेजर। स्वयं खुश रहता है, मोटिवेटेड है स्वयं से। हिज लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस आर हिज मोटिवेशन। जो भी वो पढ़ाई कर रहा है, जो भी वो सीख रहा है, खुद के मोटिवेशन सीख रहा है। और एक्सट्रीनिक्स मोटिवेशन, द पर्सन गेट्स अप्रेंट्स अवार्ड इंसेंटिव्स फॉर द वर्क डन बाय हिम। जो भी वो कार्य करता है, वो उसका श्रेय उसी को ही जाता है और उसको अचीवमेंट्स भी मिलती हैं। इस तरह का ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये अगला है कि लार्ज डाटा कैन इजिली बी मैनेज एंड हैंडल्स यूजिंग ए वर्कशीट। जो बड़ा डाटा होता है उसको हम हैंडल कर सकते हैं लार्ज वर्कशीट बनाकर। ठीक है, एक अच्छी वर्कशीट बनाकर। डाटा स्टोर्ड इन ए स्प्रेड शीट, स्प्रेड जो शीट है उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। कैन बी कैलकुलेट, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर से रिलेटेड ये पर्सन है। आईसीटी होती है ना आपका, एक 2 नंबर का आईसीटी का भी आता है, वो है ये। तो देखिए आपके ये कुछ क्वेश्चन थे, तो इनमें से आपको 3 करने थे। ठीक है, 5 में से 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने थे। ऑप्शन खूब है आपके पास। आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से कोई आप 2 कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। नहीं, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6, 6 में से कोई 4 कर सकते हैं। तो 20 से 30 वर्ड में आपको उत्तर देना है, बहुत ज़्यादा शब्दों में उत्तर नहीं देना है, छोटे छोटे प्रश्न है। और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ऊपर भी लिखा हुआ है, साइड में भी लिखा हुआ है। तो देखिए बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। जो मोटा व्यक्ति है या पतला व्यक्ति है, उसका जो पैमाना होता है, उसका जो इंडेक्स होता है, वो बीएमआई होता है। तो बीएमआई का फॉर्मूला होता है, बॉडी मास इंडेक्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम। आपका जैसे 50 किलो वजन है तो किलोग्राम में होना चाहिए, पाउंड वगैरह में ना हो। डिवाइड बाई वेट स्क्वायर, सॉरी हाइट स्क्वायर, क्योंकि वेट तो ऊपर आ चुका ना। वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाई हाइट इन मीटर। आपकी मीटर में हाइट होनी चाहिए, यानी 1.70 मीटर, 1.60 मीटर, इस तरह से। और फिर आप उससे निकालेंगे तो लगभग 25 से ऊपर जाएगा, है ना। तो वो आपका मोटापा की कैटेगरी आनी शुरू हो जाएगी, है ना। बल्कि 21 से ऊपर ही मोटापा शुरू हो जाता है ना, अलग अलग कैटेगरी। लेवल 1 का मोटापा, फिर लेवल 2 का मोटापा, फिर लेवल 3 का मोटापा। तो ये सब दिया गया है इसमें। मोटापा क्यों होता है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से,
है ना, बार बार भोजन खाने की वजह से, अधिक कैलोरी युक्त भोजन खाने की वजह से, काम कम करते हैं, भोजन ज़्यादा खाते हैं। आजकल बच्चे मेंटली वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, स्कूली बच्चे मोटे क्यों हो रहे हैं? सारा दिन पढ़ाई करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं, और बैठे बैठे क्या खाते रहते हैं? फास्ट फूड खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, ऑयली फूड खाते रहते हैं, है ना। इस वजह से उनका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, मेटाबॉलिज्म उनका बिगड़ जाता है, कुछ हेरिडिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ स्ट्रेस भी हो सकता है, कुछ लो मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, चयापचय की प्रक्रिया ठीक नहीं हो सकती है ना। ज़्यादा मीठा खाने की वजह से हो सकता है, भीतर ज़्यादा वाटर स्टोरेज हो रहा है, वो भी हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, है ना। और कोई फियर भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं मोटापे के। अगला है प्रैक्टिस लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज फॉर लो बैक पेन। तो जो लोअर में बैक पेन होता है उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें कुछ बचाव करना पड़ेगा। डू नॉट लीन फॉरवर्ड एंड बैलेंस फिट फिर्मली, यानी अगर आपकी कमर में दर्द है तो ज़्यादा बैलेंसिंग आसन और आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सिट ऑन चेयर विद बैक रीस्टेटेड यूजिंग सपोर्ट, यानी आप सहारा लेकर कमर को सीधा करके बैठें। ये ऐसा नहीं है कि यूं बच्चे पढ़ते हैं ना, कई बार ऐसे ढीले ढाले होकर पढ़ने लग जाते हैं, तो वो भी गलत है। या कुछ भी बच्चे बिल्कुल आगे झुके पढ़ते हैं, तो वो भी गलत है। और स्ट्रेच द मसल्स जेंटली, जो मसल्स हैं उनको ठीक से स्ट्रेच करें, उनकी एक्सरसाइज ठीक से करें। डू नॉट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, अगर आपके बैक में पेन है तो ये नहीं है कि आप कोई भी भारी वस्तु आप उठा के ऐसे, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन एडवाइस, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी आपको एडवाइस मिली है ना, उससे उसका फॉलो करना है। अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस से बचना है। तो ये कुछ कॉमन सेंस है। और जो भी आप एक्सरसाइज करें, जो भी एक्टिविटी करें, वो योग विशेषज्ञ के निर्देशन में करें, ठीक है ना। शुरुआत शिक्षक की देखरेख में ही करनी चाहिए, गाइडलाइंस भी उन्हीं से लेनी चाहिए। अगला है स्टैंडिंग पोस्चर कौन से होते हैं। तो देखिए, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, ये सब स्टैंडिंग पोस्चर हैं। सिटिंग पोस्चर में वज्रासन, उष्टासन, मंडूकासन ये पूछ सकता है। सुपाइन पोस्चर हलासन, सेतुबंधासन, पवनमुक्तासन होता है। प्रोन का मतलब होता है, सुपाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी के बल, कमर के बल, है ना, स्पाइनल पोस्चर कहते हैं। प्रोन का मतलब होता है पेट के बल, मोधे लेटकर, है ना। भुजंगासन, सलभासन, मकरासन। तो ये भी पूछा था 2 नंबर का, कि कौन से पोस्चर कौन से होते हैं। गुड स्ट्रेस क्या होता है, हम बात कर चुके पहले गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस की। तो गुड जो स्ट्रेस होता है वो, उससे अच्छी परफॉर्मेंस आती है, उससे मोटिवेशन मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है ना, उससे हैप्पीनेस मिलती है ना। और बैड स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मैंने पहले चर्चा कर दी थी आपको, टेंशन है, एंजाइटी है, वो पजल रहता है ना, डिसीजन नहीं ले सकता है, उसमें अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, स्लीपनेस, है ना, वो अनुत्साही रहता है, लेजी रहता है, मानसिक रूप से बीमार रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। इस तरह की जो है वो बैड स्ट्रेस की निशानी है। और गुड स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। तो कोई कई बार हल्का सा स्ट्रेस होना भी जरूरी है। अगर आप बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लोगे, बिल्कुल ही नहीं सोचोगे, बेपरवाह इंसान हो जाओगे, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो आप किसी के काबू नहीं आएंगे, फिर आप अपने लक्ष्य पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता है। षटक्रम में क्या होता है, त्राटक, कपालभाति, धोती, नेति, बस्ती, नोली, ये सब षटक्रम की क्रियाएं हैं, है ना। तो नेति से क्या होता है, नजल क्लिंजिंग होती है, ठीक है, पानी से करते हैं। और एक रबड़ नेति भी होती है, एक सूत्र नेति भी होती है। तो इससे एक्स्ट्रा जो म्यूकस होता है वो रिमूव हो जाता है, नासिका साफ हो जाते हैं, नासिका एलर्जी ठीक होती है, आपकी आंखों का चश्मा उतर जाता है, गले से ऊपर जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं, बच्चों को बार बार खांसी जुकाम लगता है वो ठीक हो जाता है ना। बहुत अच्छी है, बच्चों को तो करनी चाहिए, खासकर स्कूल के बच्चों को। चश्मा उतर जाता है, आई साइड बढ़ जाते हैं, आंखों में पानी आता है, खुजली चलती है, लालिमा है, उन सब के लिए अच्छा है। मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है इससे, किससे, सूत्र नीति से, जल नीति से। तो षटक्रम की क्रियाएं बहुत अच्छी है, कभी कभी आप कुंजल क्रिया भी कर सकते हैं। और कफ कोल्ड से भी आपका बचाव हो जाता है। आजकल इम्यूनिटी बच्चों की वीक है ना, थोड़ा सा सीजन बदला, कफ खांसी हो गया, फिर थोड़ी गर्मी आई, फिर कफ खांसी जुकाम हो गया। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट है पढ़ाई में, लेकिन शरीर में परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए योग एक रामबाण है, बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। बच्चों को सर दर्द हो जाता है, फीमेल्स को खासकर सर दर्द होता है, जो गर्ल्स होती हैं इस अवस्था में
9, 10th, 11th, 12th, उनको मेंसेस की बड़ी समस्या होती है, पीरियड्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें योग आपका बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, जगत इज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा। जो जगत नाम का जो व्यक्ति है, लड़का है, वो किससे, ब्रोंकियल अस्थमा से परेशान है। तो उसके सिम्टम्स क्या हैं भाई? ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स, यानी एक अस्थमा होता है, ब्रोंकाई होती है ना हमारी, ब्रोंकस या ब्रोंकाई, तो ब्रोंकियल जो हमारी जो श्वास नली है उसका एक पार्ट होता है, तो वो जो उस नली में रुकावट आती है उससे अस्थमा होता है। तो उसमें क्या क्या परेशानी होगी? सबसे पहले परेशानी तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, श्वास लेने में होगी, है ना। विजिंग एंड कफिंग, कफ आएगा बार बार। टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, छाती में ना खिंचाव बना रहता है कईयों को, वो रहेगा। और डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट में भी सीन, यानी असहज महसूस करता है व्यक्ति ना छाती में। तो आजकल ये भी बच्चों में कईयों में समस्याएं हैं, और उसके लिए वो टैबलेट खाते रहते हैं एलोपैथी की, या लिक्विड जो फॉर्म में आती है वो पीते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कुंजल क्रिया अच्छी है, मालिश अच्छी है, हल्की सिकाई कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए योग आपके लिए जरूरी है। 17, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन उनमें से 3 करना है, और इसका उत्तर थोड़ा ज्यादा शब्दों में देना, यानी 80 to 100 वर्ड्स में इसका उत्तर देना है। कितने हैं? 3 क्वेश्चंस हैं, और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो ये सबसे बड़े प्रश्न है, समझ लीजिए, 4 मार्क्स के। स्वयं इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, यानी स्वयं है वो हाइपरटेंशन से, उच्च रक्तचाप से, बीपी से परेशान है। दी एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू इफेक्टिव डाइटरी एंड योगिक मैनेजमेंट। देखिए, जो ब्लड प्रेशर है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? डाइट से और योगिक क्रियाओं से। तो देखिए, इसके लिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो आहार है उसका संयम तो आपको रखना ही है। आपको देखिए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है, उसमें आपको नमक कम से कम खाना है। दूसरा, आपको चिकनी तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब कम खाना है, ठीक है। और कम नमक युक्त चीज़ें खानी है, तली भुनी चीज़ें कम से कम खानी है, और अच्छी फाइबर लेनी है ना, फाइबर युक्त डाइट आपको लेनी है। आपको कैलोरी है वो थोड़ी कम लेनी है, और आपको जो अचार है, चटनी है, पापड़ है, समोसा है, पेटीज है, कुरकुरे हैं, बर्गर हैं, जो भी बाहर की चीज़ें हैं, पनीर है, इन सब से आपको बचना है। ओनली आपको सीजनेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको खानी है। ग्रीन लीव्स जो है वेजिटेबल्स, वो आपको लेनी है। हरे पत्तेदार सब्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, और कोशिश करें ये भी हमें ऑर्गेनिक मिले, नेचुरल मिले, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका यौगिक मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो क्रियाओं में क्या अच्छी रहेगी बीपी के लिए? जल नीति, सूत्र नीति। इससे क्या होगा? आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा, शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, दिमाग की मसल्स को पावर मिलेगी, है ना। तो जल नीति, सूत्र नीति योग शिक्षक के निर्देशन में ही सीखनी है। अगला है योगिक सूक्ष्म व्यायाम इन द सुपरविजन ऑफ द योग इंस्ट्रक्टर, यानी जो भी आपको योग गुरु है या योग कराने वाला है उनके सानिध्य में ही आपको योगिक सूक्ष्म व्यायाम की जो क्रियाएं वो करनी है। आसन दैट कैन बी डन विद ईज एंड लो स्ट्रेच, यानी हल्के आरामदायक जो आसन है, आराम से जिनमें स्ट्रेचिंग होती है, जैसे ताड़ासन, कटी चक्रासन, कोणासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, भुजंगासन, ये सब आसनों का अभ्यास आपको करना है। रिलैक्सेशन वाले आसन है, शवासन है, ये अभ्यास करना है। प्राणायाम में आपको नाड़ी शुद्धि और भस्त्रिका, मेडिटेशन, ये सब करना है। ओम चैंटिंग करनी है, मंत्रों की चांट्स कर सकते हैं, और जो भी कठिन आसन है, जो भी डिफिकल्ट आसन, उनसे आपको बचना है। लंबे समय तक आपको होल्डिंग नहीं करनी है ना, उससे भी आपको बचना है। तो ऐसे और भी काफ़ी बातें हैं, जो सारी बातें यही नहीं बताई जा सकती है, जो योग टीचर आपको आमने सामने बता सकता है। आपके प्रकृति और प्रवृत्ति को जानकर, हो सकता है आप ब्लड प्रेशर के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, है ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी तो किसी बीमारी की वजह से हो सकता है ना, एक खुद भी बीमारी और दूसरी बीमारी की वजह से भी हो सकता है ब्लड प्रेशर। 18 क्वेश्चन है कि आसन मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग, यानी आसन का क्या अर्थ है? तो स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस, स्थिरम सुखम आसनम,
शरीर की स्थिर और सुखपूर्वक जो स्थिति वो आसन है। तो आसन जो है वो मॉर्निंग में कर सकते हैं, अगर आप एडवांस आसन करना चाहते हैं तो इवनिंग में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है आपको, आसन आपको खुली जगह पर करना है, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चले वहाँ पर आसन नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको आसन नहीं करने हैं। और जो वीमेन है, खासकर मेंसेस के समय कुछ आसनों को प्रोहिबिट होते हैं, उनके लिए उन्हें नहीं करने चाहिए। कुछ प्राणायाम का और मेडिटेशन की क्रियाएं वो कर सकती हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास वो कर सकती हैं। और जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको 3 महीने तक लगभग कौन सी योगिक क्रियाएं करनी है, प्री नेटल और पोस्ट नेटल जो एक्सरसाइज जो डाइट है वो एक्सपर्ट के सानिध्य में ही करें, योग स्पेशलिस्ट के निर्देशानुसार ही उन्हें करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी आसन आपको देखा देखी करके नहीं करना है, यानी वीडियो में देख के, टीवी में देख के, मोबाइल में देख के या कोई बुक में देख के, प्रॉपर गुरु के सानिध्य में ही आपको शुरुआत करनी है। और खाली पेट ही आपको आसन करने चाहिए, कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए भोजन करने के बाद, ठीक है। और खींचातानी करके आसन ना करें ना। और दूसरा, किसी को दिखाने के लिए या प्रदर्शन के लिए भी आसन नहीं करने चाहिए। और आपको कोई बीमारी है या आप इंजर्ड हैं तो भी आपको टीचर के सलाह अनुसार ही आसन का अभ्यास करना चाहिए, है ना। कोशिश करें आसनों में श्वासों की गति नॉर्मल रहे और वो भी नासिका से हो। और आसनों का जो प्रभाव है वो शरीर पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है, हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है ना, बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है आसनों का। और हर आसन के बाद आपको शवासन, मकरासन या रिलैक्स के लिए जो पोस्चर होते हैं वो करने चाहिए। प्राणायाम और ध्यान की जो क्रियाएं हैं वो सब बाद में हमें करनी चाहिए। तो देखिए, ये भगवत गीता का जो श्लोक है समत्तम योग उच्यते, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, कि सभी स्थितियों में अपने आप को समान बनाए रखना। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं कि संतुलित आहार क्या होता है ना, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्वान हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, वाटर है ना, ये एसेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट्स है ये प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। तो 2 तरह के भोजन होते हैं, ये बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार होता है, या मिताहार की जो चर्चा हम पहले करके आ चुके हैं। तो देखिए, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो वो होते हैं जो शरीर को जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है ना, बहुत ज़्यादा शरीर को चाहिए, यानी इसमें फैट्स है, आपकी वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा और आपके प्रोटीन, 3 चीज़ें आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको चाहिए, और प्रोटीन चाहिए टिश्यूज वगैरह के लिए ना। तो ये सब हम पहले भी जान चुके हैं। एक होती है माइक्रो। मैक्रो का मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, कम मात्रा में चाहिए। तो क्या चाहिए, बाकी के 3 बच गए, मोस्टली तो 2 ही हैं, विटामिन और मिनरल्स। ये चाहिए, शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, विटामिन की और मिनरल्स की। तो क्यों चाहिए ये, क्योंकि ये टिश्यू जो होते हैं हमारे, जो उत्तक होते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, और कुछ बॉडी फंक्शंस को ये भी रेगुलेट करते हैं, तो इसलिए इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, नेट के एग्जाम में, है ना, YCB के एग्जाम में। पत्ते फूड क्या होते हैं, पत्ते का मतलब होता है जो हितकारी है, जो हमारे शरीर के अनुकूल है, जो हमारी प्रकृति के अनुकूल है, जो योग साधना में सहयोगी है, वो क्या होता है, पथ्य होता है। अपथ्य क्या होता है, जो अहितकारी है, जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है, जो हमारी योग साधना में उपयोगी नहीं है, ऐसा आहार क्या होता है, अपथ्य होता है। तो पथ्य आहार क्या होता है, सात्विक होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, दिव्य आहार होता है, ताजा होता है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल आदि ये सब होते हैं, है ना। और जो तला भुना, फास्ट फूड, जंक फूड, ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा मीठा, है ना, तीखा, कड़वा, ये सब क्या आते हैं, अपथ्य में आते हैं। तो ये सब वर्णन किस में मिलता है, हमारी हठ प्रदीपिका में और घेरण संहिता में, दोनों पुस्तकों में महर्षि घेरण और स्वामी स्वात्माराम जी विस्तार से पथ्य, अपथ्य और मिताहार के बारे में वर्णन करते हैं। अगला है, एवरी हैज देयर ओन यूनिक पर्सनैलिटी विच कैन बी डेवलप्ड एंड चेंज द फॉलोइंग डायमेंशन कंट्रीब्यूशन टू पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन एंड योग हेल्प्स टू शेप इट। यानी प्रत्येक व्यक्ति के वैसे अपनी व्यक्तित्व होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन फिर भी हम योग से फिजिकली डेवलपमेंट कर सकते हैं, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें सूर्य नमस्कार है, त्राटक है, प्राणायाम है, ये सब। और इमोशनली हम स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज है, रिलैक्सेसिंग जो एक्सरसाइज है, उनका सहारा लेकर
हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर सकते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस आदि से मुक्त हो सकते हैं। और सोशल डेवलपमेंट में यम, नियम और जो प्रत्याहार, धारणा आदि जो है अष्टांग योग के जो पार्ट हैं, वो सोशल डेवलपमेंट के लिए होते हैं और ये हमारे अंदर हार्मनी और पीस की भावना पैदा करते हैं, ठीक है। और योग फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, योग जो है उसमें मेडिटेशन है, चांटिंग्स है, यम नियम का पालन है, ये सब हमारे लिए बेनिफिशियल किसके लिए हैं? स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए, है ना, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। ये पूरा आपका प्रश्न पत्र था +2 का, जो पिछली बार यानी अभी जो मार्च में एग्जाम हुआ था ना 12वीं कक्षा का, उसमें ये आया था ये प्रश्न पत्र। तो योग सामान्य जन के लिए जीवन पद्धति है, रोगियों के लिए औषधि है, और जो विद्यार्थी हैं या जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है ना, और जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। तो योग में आज एक खेल भी है, योग में पढ़ाई भी होती है, योग आपके स्वास्थ्य के लिए भी है ना। हर डायमेंशन पर आपके काम करता है, आपके मन पर भी काम करता है, आपके शरीर पर भी काम करता है, आपकी भावनाओं पर भी काम करता है, आपकी आत्मा पर भी काम करता है ना, आपके सामाजिक स्तर पर भी काम करता है, आपके हर पहलू पर काम करता है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि योग एक होलिस्टिक अप्रोच है, आपके समग्र स्वास्थ्य पर काम करता है, आपकी संपूर्ण जीवन पर काम करता है, आपका सामान्य जो जीवन है वो दिव्य जीवन बन जाता है। और डेफिनेटली बचपन से बच्चों को अगर योग से जोड़ दिया जाता है, उससे पहले हमें अच्छे शिक्षकों को, अच्छे टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा। अच्छे टीचर फिर अच्छे जो नए विद्यार्थी उनको तैयार करेंगे। तो योग से ही हमारा जो हेल्थ बजट है वो बहुत कम की ज़रूरत पड़ेगी। और बीमारी तो अपने आप में पाप है, और बीमारी आजकल बढ़ती जा रही है प्रतिस्पर्धा की वजह से, शारीरिक, मानसिक अनेक तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसमें पूरी तरह से योग जो है क्योर कर सकता है, उनका उपचार कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। फिर भी आप योग की सामान्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पुस्तक हमारी है, योग ए ऑफ लाइफ। ये पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये दोनों लैंग्वेजेज में है। अब की बार काफ़ी स्कूल्स में, उत्तराखंड में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, सेंटर स्कूल्स हैं, और प्राइवेट जो स्कूल हैं जिनमें +1-2 के बच्चों ने योग को पढ़ा है, उन बच्चों ने इस पुस्तक को पढ़ के एग्ज़ाम दिया था और उनका रिजल्ट भी बड़ा ही अच्छा रहा है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।